एक्चुअली मैंने सिविल सर्विसेज के लिए बहुत पहले प्रिपेयर कर रखा है, 2 साल किया था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं सिविल सर्विसेज क्लियर नहीं कर पाई। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि महिलाओं को बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। मैं खुद 2 बच्चों की माँ हूँ। मेरे हस्बैंड वो पीछे खड़े हैं। और मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, ट्विंस हैं, दोनों बॉयज हैं और अभी सिर्फ 2 साल के हैं दोनों। फिर भी मैंने ये वैकेंसी आई और मैंने इस चीज के लिए प्रिपेयर किया। मैम आप अपना थोड़ा नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हो और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, बता सकते हैं? मेरा नाम हिना जैन है और मैं बेसिकली इंदौर एमपी से बिलोंग करती हूँ, पर अभी मैं ओएनजीसी में ऑलरेडी काम करती हूँ, वर्किंग हूँ। तो मैं अहमदाबाद में पोस्टेड हूँ, तो मैं वहाँ से आई हूँ यहाँ पे। हाँ मैम, आपने बताया जैसे आप सर्विस में हैं, तो आप उस सर्विस में क्या करते हैं और वो उसके बारे में बता सके थोड़ा? ओएनजीसी के बारे में, राइट। ओएनजीसी इज वन ऑफ द वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन और मुझे उसमें काम करके काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन मेरे पास अभी अपॉर्चुनिटी आई थी इसी के लिए, सो मैं उसको मिस नहीं करना चाहती थी। और शुरू से ये था कि आई वांट टू बी अ गजेटेड ऑफिसर। सो मैंने इस चीज़ के लिए प्लान आउट किया एंड आई हैव गेट द अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब दिस। तो मैंने ग्रैब करने के लिए दिया और मैं यहाँ पर हूँ आज। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, मैंने यूपीएससी एएलसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। एंड मैम लाइक जब आप इंटरव्यू दे रहे थे तो वहाँ पे कोई ऐसा क्वेश्चन आया कि आपको मतलब सुन के लगा यस ये मेरा क्वेश्चन था, इसका जवाब काफी अच्छे से प्रिपेयर किया हो आपने? हाँ, जैसे फील्ड से रिलेटेड था और सब्जेक्ट रिलेटेड भी क्वेश्चंस थे। सो उसमें काफ़ी अच्छा मैंने मतलब वहाँ पे परफॉर्म किया। और एक जगह ऐसा भी लगा कि थोड़ा सा नीचे हो गया है, पर उसको भी कहीं ना कहीं हैंडल कर लिया अच्छे से। और दोस्तों, अगर आप भी अपनी यूपीएससी या आईएएस बनने की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं और इसके लिए कोई बेस्ट कोचिंग सर्च कर रहे हैं लेकिन कंफ्यूज्ड हैं कि आपके लिए बेस्ट कोचिंग कौन सी रहेगी, तो एकेडमी चेक वेबसाइट इसमें आपकी मदद कर सकती है। एक्चुअली एकेडमी चेक कोई कोचिंग नहीं है बल्कि एक प्लेटफॉर्म है जो स्टूडेंट्स की मदद करता है उसके लिए बेस्ट कोचिंग फाइंड करने में, जिसमें स्टूडेंट्स की हर रिक्वायरमेंट देखी जाती है, जैसे कि फीस, टाइमिंग, कोर्सेज, फैसिलिटीज, एवरीथिंग। एक और चीज, जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके रिव्यू तो जरूर देखते हैं, लेकिन अपनी बेस्ट कोचिंग जिसमें हम पढ़ने वाले हैं उसके रिव्यू क्यों नहीं देखते? तो इसके लिए एकेडमी चेक आपको ऑल ओवर इंडिया की बेस्ट कोचिंग्स के रिव्यू भी दिखाता है, और वो भी उन स्टूडेंट्स के द्वारा जिन्होंने इन कोचिंग्स में पढ़ाई की है। इसके अलावा एकेडमी चेक एक ही जगह आपको सारे मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराता है, और अगर आप सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो ये सुविधा भी आपको यहां पर मिल जाएगी। एंड इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी पसंदीदा ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग की फीस और टेस्ट सीरीज में एकेडमी चेक के थ्रू मिलने वाला डिस्काउंट से ज्यादा डिस्काउंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इसके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें और अपनी यूपीएससी की जर्नी बेस्ट कोचिंग के साथ स्टार्ट करें। तो इसमें मैम जैसे कोई स्टूडेंट है जो आना चाहे तो वो कैसे प्रिपेयर कर सकता है इस चीज के लिए? सबसे अच्छा टेक्निक इस चीज़ के आने के लिए है कि यूजीसी नेट जेआरएफ की अगर जो प्रिपेयर कर रहा है वो इसके लिए भी प्रिपेयर कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सिलेबस सिमिलर है वहाँ पे। और अगर वहाँ पे उसने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो ये चीज़ को प्रिपेयर करने में काफ़ी हेल्प मिल जाती है। और मैम इसमें क्या एंट्रेंस होता है या फिर डायरेक्ट इंटरव्यू होता है? रिटन होता है। रिटन के बाद में शॉर्टलिस्ट होते हैं, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। फिर रिटन एंड इंटरव्यू का जो मार्क्स को ऐड ऑन करके वेटेज निकाल के फिर मेरिट लिस्ट निकलती है। मैम जैसे आफ्टर ग्रेजुएशन किसी ने कर लिया है और अलग अलग फील्ड से, कोई आर्ट्स फील्ड से होता है, कोई साइंस फील्ड से होता है, तो आप वहाँ से बता सकते हैं कि कैसे वो उस जगह से यहाँ तक आ सकता है? सबसे पहले तो इसमें क्या होता है ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन लगता है। तो अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो ही वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। जैसे अगर किसी ने लेबर लॉज में अगर डिप्लोमा या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो वो एलिजिबल है, या जैसे एडवोकेट है जिन्होंने लॉज में बैचलर्स और डिग्री कर रखी है, वो लोग इस चीज़ के लिए एलिजिबल होते हैं। तो वही लोग इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसको अप्लाई करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि कब कर सकते, कभी भी कर सकते, बस जो एज लिमिट है उसके अंदर करनी होती है और आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन लगता है वो है। और इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होता है, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकता है। हम जॉब करते थे वो एक अलग बात है, बट हमारा टारगेट था यहाँ तक पहुँचने के लिए, इसलिए मैंने ये अप्लाई किया है। अच्छा मैम, जैसे ये यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के तौर पे जाना जाता है, ये वाला एग्जाम किस नाम से जाना जाता है? यूपीएससी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर सेंट्रल, यूपीएससी असिस्टेंट लेबर वेलफेयर कमिश्नर सेंट्रल और यूपीएससी असिस्टेंट लेबर वेलफेयर कमिश्नर सेंट्रल। और इसमें डिप्यूटी डायरेक्टर का भी पोस्ट होता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की वहाँ पे। इसमें अगर पोस्ट पे अगर सिलेक्ट होते तो काम इसका ये रहता है, बेसिकली जो आपने सुना होगा ना, पहले इंस्पेक्टर राज चलता था,
राइट, लेबर का जो होता है, जैसे भट्टे हो गए, कुछ हो गए, तो वहाँ पे इंस्पेक्टर जाते थे, आपका जो इंस्पेक्शन करते थे। और उसके साथ ही यहाँ पे जैसे कहीं पे जो सेंट्रल्स की जो सोशल सिक्योरिटीज़ होती हैं सारी, और जो सेंट्रल लॉज होते हैं लेबर से रिलेटेड, स्टेट लॉज होते हैं, उन सब का जो होता है सही तरीके से प्रावधान जो होता है, सही तरीके से इम्प्लीमेंट होना, उनका सही तरीके से जो टारगेटेड लेबर फोर्स है, ऑर्गेनाइज्ड हो या अनऑर्गेनाइज्ड हो, उन तक वो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स पहुंच सके, ये एक एएलसी का काम होता है ऐसा। और अब जो है कि इंस्पेक्टर राज मैंने इसीलिए कहा क्योंकि वो आसान भाषा में समझा जा सकता है, लेकिन बेसिकली ये है कि इंस्पेक्शन का काम होता है। और इंडस्ट्रीज में जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं ना लेबर्स और मैनेजमेंट के बीच में, उनको सॉल्व करने का और उनको कंसिलिएट करने का, सेटलमेंट की तरफ लाने का, और एजुकेशन प्रोसेस के थ्रू भी इसको सेटल किया जाता है, वो सब एएलसी के थ्रू, मतलब एएलसी के अंदर लेबर मिनिस्ट्री के थ्रू किया जाता है ऐसा। और मैम एएसआई में आने का आपका मोटिवेशन क्या रहा था? आपने कब सोचा, क्या मोटिवेट किया आपको इसमें आने का? एक्चुअली मैंने सिविल सर्विसेज के लिए बहुत पहले प्रिपेयर कर रखा है, 2 साल किया था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं सिविल सर्विसेज क्लियर नहीं कर पाई। फिर मैंने जेआरएफ सिलेक्ट किया और मैं बाय फर्स्ट अटैम्प्ट ही जेआरएफ क्लियर करके ओएनजीसी में सिलेक्ट हो गई, और वहाँ पे मैं 5 साल से काम कर रही हूँ। और मेरा ये था कि मैं अगर आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाई तो कोई बात नहीं, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर तो बन ही सकती हो। सो दैट्स वाई कि मेरा सब्जेक्ट से रिलेटेड पूरा ये था, कोर्स था, और एमबीए एचआर किया, तो कहीं ना कहीं ये एक उस चीज़ के लिए बेनिफिट करता है कि आपको लेबर लॉस में आपने सब्जेक्ट पढ़ रखा है और पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखा है, तो आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल हो। तो ये पोस्ट ओपन थी, सो आई हैव अप्लाइड दिस एंड आई वांट टू गेट दिस। मैम एक सवाल ये है कि जो महिलाएं घर पर रहती हैं, वो अपना जो होम मेकर्स हैं, जो कुछ जॉब्स वगैरह करना चाहते हैं, वो सब उनको क्या कहना चाहेंगे आप उनको? मैं तो ये कहना चाहूंगी कि महिलाओं को बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। मैं खुद 2 बच्चों की माँ हूँ। मेरे हस्बैंड वो पीछे खड़े हैं। और मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, ट्विंस हैं, दोनों बॉयज हैं, और अभी सिर्फ 2 साल के हैं दोनों। फिर भी मैंने ये वैकेंसी आई और मैंने इस चीज के लिए प्रिपेयर किया, इंटरनल मोटिवेशन की वजह से। मेरे हस्बैंड का और मेरी फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट था कि नहीं तुम कर सकती हो, तो तुम क्यों नहीं करती हो। सो मैंने कहा मुझे तो करना ही है, और साथ में फैमिली का सपोर्ट रहता है तो डबल मोटिवेशन हो जाता है। सो अल्टीमेटली है कि विमेंस जो है उनको कभी पीछे नहीं रहना चाहिए, उनको आगे बढ़ते रहना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि अगर एक मेल अगर एजुकेटेड होता है तो वो अपनी सिर्फ नेक्स्ट जनरेशन को एजुकेट या उसको संस्कार दे सकता है। लेकिन अगर फीमेल अगर एजुकेट होती है घर में और अगर वो इस आगे तक बढ़ती है तो वो अपने आने वाली 10 पीढ़ियों को संस्कार दे सकती है और उन्हें बढ़ावा दे सकती है कि तुम्हें बढ़ना है। और कहीं ना कहीं ये देश के लिए, गति के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। ओके थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।